बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 7.7 रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस को डिस्कस करने से पहले हमें फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर हम रेजोनेंस का स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई हम जो है वो फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर रेजोनेंस की तरफ चलेंगे। फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं? देखें, बेसिकली फ्री ऑसिलेशन का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करे, वाइब्रेट करे, दैट इज कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशंस। अब फ्री ऑसिलेशन का मतलब इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में आपको ये बताऊं कि आप क्या करें, पेंडुलम को सिंगल टाइम डिस्टर्ब करवा के उसको छोड़ दें, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो जो आपका पेंडुलम है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, राइट? जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्सेस को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशंस, राइट? कि अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑसिलेटर के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो ऑसिलेटर है वो अपनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता रहेगा या ऑसिलेट करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशन। जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम को आपने डिस्टर्ब करवा के छोड़ दिया तो थोड़ी देर के बाद वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशन, राइट? तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशंस इफ इट ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि ऑसिलेटिंग सिस्टम के ऊपर, जैसे सिंपल पेंडुलम हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी दैट इज कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशंस। वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड द फ्री वाइब्रेशंस और फ्री ऑसिलेशंस, राइट? लेकिन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इसकी हम जो है यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं। पहले अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स freely with its natural frequency that depends only upon the length of the pendulum। यानी कि अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो सिर्फ लेंथ डिपेंडेंट होगा, यानी कि लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो उसकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट? तो ये हमारे पास जो है वो फ्री ऑसिलेशंस का फिनोमेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है फोर्स ऑसिलेशंस। अब देखें, फ्री में आपने ये बात की कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जबकि फोर्स ऑसिलेशन में आप बात करेंगे कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। देखिए, ये वाला झूला आपने देखा होगा पार्कों में, राइट? पार्क्स में आपने ये झूला देखा होगा। तो आप क्या करते हैं, जब ये भी क्या करता है, बीइंग एज अ सिंपल पेंडुलम ही एक कर होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन जाता है, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है, फिर बैकवर्ड जाता है, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है। लेकिन इसको हम जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि इसको हम जो है वो फोर्स जो है वो ऑसिलेशंस करवा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये पीछे जाता है हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और उसकी ऑसिलेशन को यानी कि वाइब्रेशन को हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है ना, ये हमारे पास जो फ्री ऑसिलेशंस का नहीं है, ये हमारे पास कौन सा ऑसिलेशन है, फोर्स ऑसिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपनी ऑसिलेशन को इंक्रीज कराने के लिए। बेसिकली दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑसिलेशंस। सही, वाइब्रेशन को या ऑसिलेशन को इंक्रीज कराने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑसिलेशंस। ऐसा ही हो रहा है, इस झूले को ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए, हम क्या करते हैं, बार बार इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सही, तो जो हम लोग बढ़ा रहे होते हैं ना, बेसिकली वो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें। तो ये जो ऑसिलेशंस आ रही हैं, यानी कि जो इंक्रीज ऑसिलेशंस हैं, these oscillations are not called the free oscillation but these oscillations are called the force oscillations, क्योंकि उसके ऊपर आप जो है फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट? तो a body is said to be executing force oscillation if it oscillates with the interference of external force। जब आप बाहर से फोर्स लगाएंगे, जैसे इस झूले के ऊपर हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसकी ऑसिलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो इंक्रीज ऑसिलेशन है ना, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑसिलेशंस। और रेजोनेंस हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन का ही हमारे पास एक जो है वो फिनोमेना। इफ सिंपल पेंडुलम इज स्ट्रक रिपीटेडली, यानी कि अगर हम जो है सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, जैसे मैं इसको एक सिंपल पेंडुलम ले लेता हूं, सही, अगर हम जो है इसको बार बार जो है वो फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, देन फोर्स वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस। तो इसकी हमारे पास जो है वाइब्रेशन या तो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करें, बेसिकली हम यहाँ पर जो है वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इसको ऑसिलेट नहीं होने दे रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, अपने मुताबिक इसको चला रहे हैं। सही, तो दीज टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड द फोर्स वाइब्रेशंस और फोर्स ऑसिलेशंस, राइट? इसके बाद हमारे पास है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ये कि आप बाहर से फोर्स अप्लाई करके अपने मुताबिक वाइब्रेशन जनरेट करा रहे हैं। दीज टाइप ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आर कॉल्ड द ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे ये आपके पास जो झूला है ना,
ये ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। द फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स वाइब्रेशंस, ये हमारे पास क्या है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्योंकि इसके ऊपर हम अपने अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहे हैं। जितना दूर हमने झूले को ले जाना है उतनी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो इस तरह के हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम लोग कहते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। द फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स ऑसिलेशंस आर नोन एज द हार्मोनिक ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब समझ आ गया आपको कि अगर आप जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से जो वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑसिलेशंस। और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा तो दीज टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशन। जब आपको एक्सटर्नल फोर्स वाइब्रेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं लगाएंगे तो उस टाइम जो हमारे पास ऑसिलेशन होंगे, दीज आर कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशंस। रेजोनेंस अकर होती है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी मैचअप। रेजोनेंस अकर होती है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी मैचअप। आगे जाके हम लोग जरा देखते हैं इसको कि द फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज इंक्रीजेज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपके जो वाइब्रेटिंग बॉडी है ना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे इसका हम लोग एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं ना झूले का, इसके ऊपर फोर्स लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं। तो रेजोनेंस भी बेसिकली यही चीज है कि द फिनोमिना इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीजेस, यानी कि वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट से कवर करना स्टार्ट कर देगा व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब आप जो एक्सटर्नल जो है वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है, यानी कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन पॉइंट, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बेसिकली दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस। सही। अब रेजोनेंस का मैं आपको एक छोटा सा जो है वो यहां पर ये दिखा रहा हूं। ये देखें, ये मेरे पास रेड कलर की जो है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, लेट कर लीजिए, और ये जो ब्लू कलर की मेरे पास जो वेव गुजर रही है ये मेरे पास एक फोर्स्ड ऑसिलेशन, यानी कि फोर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है, राइट। अब देखें, अब जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी का मैचअप हो गया, इस वाली वेव की भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी वही है, इस वाली वेव की मेरे पास फ्रीक्वेंसी वही है, तो देखें मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वेव का, इन दोनों के रिजल्ट का मेरे पास जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड है। यानी कि मेरे पास जो वेव का जो रिजल्टेंट वेव का मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि रिजल्ट का वेव का जो मेरे पास रिजल्ट है वो इंप्रूव हो गया। ऐसे ही है जैसे झूले में आप क्या करते हैं, पीछे से फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो आपका जो झूला है वो ज्यादा जो है वो मीन पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर चला जाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा लेता है। सिमिलरली इसी तरीके से यहां भी ऐसा ही हो रहा है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैचअप हुई है तो देखें आपका एम्पलीट्यूड एकदम से इंक्रीज हो गया है। अब आपको मैं ये दिखाऊंगा कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैचअप होना बंद होगा तो आपका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। ओहो, ये देखिए फ्रीक्वेंसी मैचअप होना बंद हो गया। देखें इसका हमारे पास जो है वो ट्रफ आ गया, इसका क्रस्ट आ गया, तो फ्रीक्वेंसी मैचअप नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी मैचअप तब होती है जब आपका ट्रफ टू ट्रफ कॉन्साइड करेगा या क्रस्ट टू क्रस्ट जो है वो कॉन्साइड करेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, क्रस्ट टू ट्रफ कॉन्साइड हो तो देखें आपकी फ्रीक्वेंसी मैचअप नहीं हो रही। तो फ्रीक्वेंसी मैचअप होने से आपका एम्पलीट्यूड बिल्कुल क्या हो गया, जीरो हो गया अप्रोक्सीमेटली। सही। तो यही है हमारे पास रेजोनेंस के जब आपकी फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। सही। जैसे आपको यहां पर मैं दिखाता हूं, देखें ये आपका एम्पलीट्यूड बढ़ा, ये फिर आपका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गया, ये आपका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया, बिकॉज देखें फ्रीक्वेंसी मैचअप हो गई। फ्रीक्वेंसी मैचअप हो गई तो आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। लेकिन जैसे ही आपकी देखें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना, देखें ये मैचअप खत्म हो रहा है, मैचअप खत्म हो रहा है तो आपकी जो है वाइब्रेशन क्या हो रही है, बिल्कुल मिनिमम हो रही है। सो दैट इज द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, दैट द फिनोमेना इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीजेस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अप्लाइड फोर्स, यानी कि ये फोर्स फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, ये जो ब्लू कलर की मेरे पास वेव है ये फोर्स फ्रीक्वेंसी है और ये मेरे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है रेड वाली। तो इसके रिजल्ट पे मेरे पास एम्पलीट्यूड बढ़ता है या कम होता है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने के जो बेसिकली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। और एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें फोर्स फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल करना होता है। सही। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द रेजोनेंस, इसके लिए जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। रेजोनेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं कह रहा हूं कि लेट n नंबर्स ऑफ पेंडुलम ABCD आर अटैच विद द स्ट्रिंग। देखें एक रस्सी, मतलब मैंने जो है वो एक हुक लिया हुआ है, ये सॉरी एक रस्सी ली हुई है जिसको मैंने हुक से जो कनेक्टेड किया हुआ है। इसमें मेरे पास जो 4 पेंडुलम्स हैं A, B, C एंड D,
ए एंड बी की लेंथ सेम है, सी एंड डी की लेंथ सेम है। द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच इन बिटवीन टू हुक्स, स्ट्रिंग को जो है मैंने दो हुक्स के दरमियान स्ट्रेच किया हुआ है। लेट लेंथ ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड इक्वल टू एल, मैं कह रहा हूं कि ए और बी जो है वो स्मॉल एल की लेंथ के इक्वल है, और सी और डी जो है वो यानी कि इसकी लेंथ को बढ़ा के मैं एल के इक्वल कर लूंगा। एंड लेंथ सी एंड डी आर सेम एंड इक्वल टू एल। अब होगा क्या, लेट ई इज इक्वल टू द लेंथ ए एंड बी। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरे पास ई बॉल है ना, इसकी लेंथ ए और बी के इक्वल मैं कर रहा हूं, लेट कर लें, यानी कि यहां पर मौजूद है, ये ई यहां पर मौजूद है, ए और बी की लेंथ के इक्वल है। तो क्या होगा, इफ ई इज सेट इनटू वाइब्रेशंस, अगर मैं ई को जो है वो इनवर्ड लेकर जाऊं, फिर मैं क्या करता हूं उसको जो है वो छोड़ दूं, तो ये आपका जो ये वाली जो बॉल है, यानी ई जो बॉल है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसकी ऑसिलेशन के रिजल्ट में थोड़े टाइम के बाद मुझे नजर आएगा कि ए और बी भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये जो मेरे पास ई बॉल है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए और बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि इनकी लेंथ सेम है तो इनकी तीनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो एक ने जो है वो वाइब्रेशन जो है वो जनरेट करना स्टार्ट की है, तो बाकी दोनों भी ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस। क्योंकि आपने पढ़ा है कि व्हेन फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी आर इक्वल द एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीज्ड। देखें, पहले फोर्स ऑसिलेशन नहीं थी, फोर्स ऑसिलेशन नहीं थी ना, आपने कोई मतलब कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, तो ए और बी का एम्पलीट्यूड जीरो है। लेकिन फिर हमने क्या किया, आपने इसको फोर्स करके इसके अंदर ऑसिलेशन जनरेट करवाई है। तो ऑसिलेशन जनरेट करने से क्या हुआ कि ये जो फोर्स ऑसिलेशन है ये आपकी ए और बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गया, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड जीरो से बढ़ गया। सही, दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस व्हेन द फोर्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपने इसको फोर्स फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है, when the force frequency is equal to the natural frequency of the oscillator, then the phenomena is called the resonance. अब देखें, यहां देखिएगा, let E is equal to the length of A and B. If E is set into vibration, then after some time A and B will also start to vibrate because of the same length and frequency. यानी कि फोर्स और नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, दैट्स वाई ए और बी ने भी वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दी है। बट सी एंड ए विल रिमेन एट रेस्ट। सी और डी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सी और डी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से अलग है। राइट, देखें, इसकी लेंथ कम है, इन दोनों की लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि सी और डी में किसी किस्म का वाइब्रेशन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स ऑसिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। अगर हमें इनका एम्पलीट्यूड सी और डी का एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, अगर हमें सी और डी का एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, तो फोर्स ऑसिलेशन के लिए भी हमारे पास लेंथ जो है इन्हीं के बराबर होनी चाहिए, ताकि हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए फोर्स फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे। अब मैं कह रहा हूं, नाउ लेट E इज इक्वल टू द लेंथ C एंड D। अब मैं कह रहा हूं कि आप देखें, अब आपकी जो पिंक बॉल है ना, अब ये C और D के इक्वल कर दी मैंने, यानी कि इसकी लेंथ को बढ़ा के C और D के इक्वल कर लिया। तो अब मैं जब इसको ऑसिलेट करवाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या करेगा, C और D की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से C और D जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इनकी एम्पलीट्यूड के अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा ड्यू टू द फोर्स ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। जबकि A और B के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आएगा, इनका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा, वाइब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस वाली यानी कि फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। अगर हमें एम्पलीट्यूड बढ़ाना है तो हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फोर्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल करना है। जैसे पहले हम लोगों ने इन दोनों की जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल किया था फोर्स फ्रीक्वेंसी को, और फिर हमने क्या किया, इन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दिया फोर्स फ्रीक्वेंसी को, कि जिसकी वजह से हमारे पास पहले इनमें रेजोनेंस प्रोड्यूस हुई, यानी कि इनका एम्पलीट्यूड बढ़ा और ये रेस्ट में रहे। फिर हमने क्या किया कि इसकी लेंथ के इक्वल कर लिया, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल किया ई को, तो सी और डी के अंदर जो है वाइब्रेशन हुई, यानी कि इनका एम्पलीट्यूड बढ़ा, जबकि ए और बी क्या रहा, रेस्ट में रहा। दैट इज कॉल्ड द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। सही, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की। देखें, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बेसिकली क्या चीज़ है, आपके पहले जो है वो घरों के अंदर रेडियोज होते थे, रेडियो के अंदर नोब लगा होता था, नोब से हम क्या करते थे, चैनल सेट करते थे। तो बेसिकली वो नोब को घुमा के हम क्या करते हैं कि हम लोग अपने रेडियो जो रिसीवर है, उस बेसिकली रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को चैनल की फ्रीक्वेंसी से, यानी कि चैनल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करवा रहे होते हैं। सही, जैसे चैनल की फ्रीक्वेंसी 97.6, तो जैसे ही हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी 97.6 होगी, आपकी जो है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि रेजोनेंस अकर हो जाएगी।
फ्रीक्वेंसी मैचअप होने से क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो आपको चैनल की आवाज आने लग जाएगी क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हम इसी को डिस्कस करेंगे। ट्यूनिंग अ रेडियो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। When we turn the knob of a radio to tune a station, we are changing the natural frequency of the electrical circuit of the receiver to make it equal to the transmission frequency of the radio station. कर क्या रहे हैं बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं कि हम अपने रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को चैनल जो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी मतलब चैनल की ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैचअप हो जाएंगी रेजोनेंस का फिनोमेना होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने से ये होगा कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो जाएगी और हम लोग जो है वो इजीली जो है वो स्टेशन को हियर कर सकेंगे। सो व्हेन द टू फ्रीक्वेंसीज मैच द एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एंड दिस इज द ओनली चैनल वी हियर। याद रखिएगा जब फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस अकर होता है तो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, सही। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये लेता हूं कि जब हम मतलब कि मेरे पास चैनल की फ्रीक्वेंसी 97.6, जैसे ही मैं 97.3 और 4 के बीच में पहुंचा हूं तो मुझे हल्की हल्की आवाज आना शुरू हो जाती है, और जैसे ही मैं 97.6 को टच करता हूं आवाज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी पहले एनर्जी एब्जॉर्प्शन कम थी, यानी कि 97.3 जब था तो कम था, 97.4 हुआ तो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई, और जैसे ही आपने 97.6 को टच आउट किया है तो आपकी रेजोनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। रेजोनेंस बढ़ने से ये हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो गई और आपने जो है वो इजिली चैन को हियर कर लिया। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। सेकंड हमारे पास है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज कॉल्ड द MRI। MRI आपका जो है वो ब्रेन के जो है सेल्स वगैरह या बॉडी का जो है वो कोई पार्ट वगैरह देखने के लिए जो है वो यूज होता है, कहीं पर जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो या कुछ हो रही हो। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनिंग बेसिकली क्या कर रही होती है, देखें बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाती हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी का जनरेट कराने का मतलब क्या होता है कि आपके जो ब्रेन के जो एटम्स है ना उनके न्यूक्लियस को वाइब्रेट करवाया जाए, सही। तो वो न्यूक्लियस वाइब्रेट कब करेंगे, जब आप न्यूक्लियस के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आप कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाएंगे। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि वो आपके ब्रेन के सेल्स के जो मतलब जो ब्रेन का जो हमारे पास एटम्स हैं उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को मैचअप कराया जाए। फ्रीक्वेंसी को मैचअप कराने से ये होगा कि आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो एनर्जी गेन करेंगे और थोड़ा सा मतलब कि उनकी वाइब्रेशन में इंक्रीमेंट आ जाएगी। वाइब्रेशन में इंक्रीमेंट आने से क्या होगा कि आप क्लियर इमेज प्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी कि कैमरा के अंदर जो है वो आराम से आप जो है वो मतलब मेडिकल डायग्नोज देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो है वाइब्रेशन से क्लियर पिक्चर नजर आएगी। यानी कि वाइब्रेशन बढ़ेगी थोड़ा सा तो आपको जो है वो क्लियर पिक्चर नजर आएगी। अदरवाइज फिर वो क्योंकि ब्रेन सेल्स नर्व्स बहुत ज्यादा जो है वो कंजेस्टेड होती हैं, दैट्स वाई वो अगर वाइब्रेशन कम होगी तो वो नजर नहीं आती। तो हम क्या करते हैं कि वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं। वाइब्रेशन को बढ़ाने से हमारे पास जो है वो क्लियरिटी आ जाती है और हम लोग क्या लेते हैं, इमेजिंग कर लेते हैं, सही। तो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं, तो दैट्स वाई हम लोग जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो इमेजिंग यूज करते हैं। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपके जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स को वाइब्रेट करवाया जाए। वाइब्रेट करवाने के लिए हम लोग रेजोनेंस का जो है वो मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके नर्व सेल्स की उसको हम इक्वल कराते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो जब दोनों ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ने से वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनिंग हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड मेडिकल डायग्नोसिस। स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस आर यूज्ड टू कॉज न्यूक्लियाई ऑफ एटम टू ऑसिलेट। ऑसिलेट हम कैसे कराएंगे, एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम जो है वो नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन को हम जो है वो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैचअप करा सकें, ताकि हमारी जो है वो वाइब्रेशन बढ़े और हम जो है वो क्लियर इमेज ले सकें। व्हेन रेजोनेंस अकर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपके जो नर्व सेल्स हैं वो एटम्स जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वाइब्रेशन बढ़ा लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्लियर पिक्चर आ जाए। द पैटर्न ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर एनहेंस्ड फोटोग्राफ्स। और इसी वाइब्रेशन को हम यूज करते हैं क्लियर पिक्चर्स लेने के लिए। दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सही। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का हमारे पास जो बेसिक पर्पस है ना वो ये है कि आपको जो है वो क्लियर पिक्चर आप ले सकें, ताकि आपको जो है वो पता चले कि कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो क्लियर पिक्चर कैसे आएगी कि जब आप जो है वो नर्व के जो एटम्स हैं उनको आप क्या करवाएंगे, वाइब्रेट करवाएंगे। वाइब्रेट कराने से क्या होगा कि आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। अदरवाइज अगर आपके जो है वो नर्व सेल्स वाइब्रेट नहीं होंगे तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजस्टेड होती हैं ये तमाम चीजें आपके ब्रेन के अंदर। तो इनको क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑसिलेट कराते हैं।
यानी कि इनके एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। और लास्ट में हमारे पास है कुकिंग फूड एंड रेजोनेंस, यानी कि माइक्रोवेव अवन को हम यूज करते हैं फॉर हीटिंग फूड्स। तो माइक्रोवेव अवन के अंदर बेसिकली हम लोग माइक्रोवेव्स को जो है वो यूज करते हैं। अब ये माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? माइक्रोवेव्स बेसिकली एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करती हैं जो कि इक्वल होती हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर एंड फैट्स ऑफ द मतलब फूड्स। यानी कि हर जो भी आपके पास फूड है उसके अंदर वाटर या फैट्स तो जरूर होते हैं। तो माइक्रोवेव क्या करता है? माइक्रोवेव वाटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और फैट्स के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी कि वाटर की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल मतलब जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मैचअप होते हैं। आपका जो है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन जैसे ही बढ़ता है तो आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से आपका जो है वो जल्दी से हीटअप हो जाता है ऑब्जेक्ट। जबकि प्लेट, जो प्लास्टिक की प्लेट हो या ग्लास प्लेट हो, तो वो हीटअप नहीं होती। क्यों हीटअप नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर तो वाटर मौजूद नहीं है, वो वाटर का तो नहीं बना हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर फ्रीक्वेंसी मैचअप नहीं हो रहा। तो वहां जब फ्रीक्वेंसी मैचअप नहीं हो रहा तो रेजोनेंस का फिनोमेना अगर नहीं होगा, दैट्स वाई उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। सही। तो इन माइक्रोवेव अवन, माइक्रोवेव्स विद अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाटर एंड फैट्स मॉलिक्यूल आर यूज्ड। हम क्या करते हैं? माइक्रोवेव अवन के अंदर माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सकें? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर और फैट्स को इक्वल करा सकें ड्राइवन फ्रीक्वेंसी के। तो फिर क्या होगा? द एब्जॉर्ब एनर्जी विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वाटर, यानी कि फ्रीक्वेंसी मैचअप होगी ना, तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगी। तो उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिससे जो आपकी फूड जो है वो क्या हो जाएगी? हीट अप हो जाएगी। राइट। द प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर डू नॉट हीट अप। प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर तो हीट अप नहीं होगा सिंस दे डू नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कि ग्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और है, वाटर की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ और है। तो हम माइक्रोवेव ओवन को किसके इक्वल कर रहे हैं? वाटर और फैट्स के इक्वल कर रहे हैं। तो दैट्स वाई जो ग्लास है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दैट्स वाई उसके अंदर रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि वहां पर कोई एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। दैट्स वाई ग्लास और जो प्लास्टिक की प्लेट है उसकी टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं आता, जबकि आपका जो फूड है वो क्या हो जाती है? हीट अप हो जाती है बिकॉज ऑफ द वाटर एंड फैट्स। सही। ये था हमारे पास रेजोनेंस का टॉपिक। थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा जो है वो बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर कर दूंगा। सही। थैंक यू वेरी मच। एंड तमाम पीडीएफ नोट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के और तमाम नुमाइकर्स तमाम इसी उसके मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन से जो है वो पीडीएफ लिंक को हासिल कर सकते हैं। सही। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।